हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 12 जुलाई 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे आज है कि एनआईए डिटेन 2 गोल्ड स्मगलिंग केस सस्पेक्ट है ना। तो एनआईए ने 2 आदमी को डिटेन किया है, जिस पे शक था कि जो केरला में भी गोल्ड स्मगलिंग का केस चल रहा है, उन लोग को अभी अरेस्ट किया गया। तो एनआईए के बारे में जान लेते हैं। एनआईए का स्थापना हुआ था 2009 में, है ना। एनआईए एक्ट 2008 का था, उसके तहत एनआईए का स्थापना हुआ था 2009 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। इसका काम मेनली टेरर रिलेटेड क्राइम को देखना है। इसका मेनली काम जो है टेरर यानी आतंकवादी रिलेटेड क्राइम को देखना है। लेकिन पिछले साल इसमें एक अमेंडमेंट किया गया था, उसमें इसको कई चीज़ दे दिया गया था, जिसमें और भी कई इसके काम में ऐड कर दिए गए। जैसे अब इसको जो है इलीगल जो जितने भी व्यापार हो रहे हैं आर्म्स के, है ना, मतलब कि हथियार का कहीं इलीगल ट्रेड हो रहा है या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसको रोकना है। कहीं स्मगलिंग हो रहा है, उसको रोकना है ना। और भी इसके कई काम जोड़ दिए गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड स्मगलिंग के केस में जो है एनआईए ने भी स्टेप लिया है। ठीक है, तो ये था एनआईए के बारे में। इसका फुल फॉर्म बता देते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। एमएचए के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और न्यूज़ था, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। जैसे विकास दुबे जिनका भी मर्डर हुआ था वहाँ पे, मतलब कि इनकाउंटर जो हुआ था, सॉरी मर्डर नहीं, इनकाउंटर हुआ था। उनके एक साथी उनको महाराष्ट्र से पकड़ा गया। और यहाँ पे बोला जाए कि बीजेपी गहलोत जो राजस्थान के सीएम है, एक्चुअली कल वहाँ पे हुआ क्या कि एक आई थिंक कॉल रिकॉर्डिंग कहीं का लीक हुआ, जिसमें बताया जा रहा था कि कुछ एमएलए जो हैं कांग्रेस से निकल के बीजेपी में जाने वाले हैं। तो पूरे इन लोगों को डर समा कि जो एमपी में हुआ वो राजस्थान में भी हो जाएगा, मतलब एमपी में जो हुआ वैसा राजस्थान में ना हो जाए, है ना। तो उसी पे जो है इनका कहना, अशोक गहलोत का कहना है कि बीजेपी जो है हर एक एमएलए को 25 करोड़ रुपया दे रही थी कि बीजेपी में मिलिंग ₹25। तो टोटल राजस्थान गवर्नमेंट को अस्थिर करने के लिए। तो बीजेपी पे उनका एलिगेशन है। तो हम लोग को उससे मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि राजस्थान में टोटल एमएलए का सीट यहाँ पे 200 यानी सरकार बनाने के लिए 101 चाहिए, है ना। टोटल सीट यदि है 200 है तो 200 का आधा 100 होता है, 100 हाफ प्लस 1 यानी कि 101 एमएलए जिस तरफ रहेंगे सरकार उसकी बन जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीजेपी के पास 72 है और कांग्रेस के पास 107 है। ठीक है, तो वही जैसे बीजेपी के पास यदि 29 और कहीं से आ जाते हैं तो सरकार इनका बन जाएगा। लेकिन इनके पास मात्र 6 ही है, जो मतलब कि 6 के मेजोरिटी से ही सरकार है, क्योंकि 101 तो चाहिए ना। तो मेजोरिटी प्लस 6 ही है, तो इसलिए गवर्नमेंट जो एकदम बाउंड्री लाइन पर बनी हुई है, ऐसा आप सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इधर दूसरे न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे है कि एक बताया कि यूजीसी टू टेक एक्शन इफ स्टेट कैंसिल एग्जाम, है ना। यदि स्टेट गवर्नमेंट जो है यूनिवर्सिटी के एग्जाम को कैंसिल करती है तो यूजीसी उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन लेगा। ऐसा न्यूज़ कब क्यों आया है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, दिल्ली के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, उनके द्वारा कहा गया है कि मतलब कि गवर्नमेंट को एग्ज़ाम कैंसिल कर देना चाहिए। ठीक है, तो यूजीसी के द्वारा फिर आया कि यदि ऐसा करती है तो फिर हम एक्शन लेंगे, ना। तो यूजीसी टेक एक्शन इफ स्टेट कैंसिल एग्जाम, दैट दिल्ली बिकम द लेटेस्ट स्टेट टू कैंसिल फाइनल ईयर एग्जाम यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन द डिफाइंस ऑफ यूजीसी गाइडलाइन। तो यूजीसी गाइडलाइन को डिफाइंस करते हुए यानी कि नहीं मानते हुए, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट जो है सबसे भी लेटेस्ट बना है कैंसिल करने, एग्ज़ाम कैंसिल करने वाला। आगे यहाँ पे देखते हैं कि जो सेंटर यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों यूनिवर्सिटी के लिए लागू है, बोथ द सेंटर एंड द रेगुलेटरी एजेंसी रिलेटेड दैट गाइडलाइंस फॉर लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट एंड मस्ट बी फॉलोड। तो क्या करें, सेंटर और स्टेट दोनों पे गाइडलाइन लागू है यूजीसी का, है ना, दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। एज पर द यूजीसी एक्ट स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट टेक दिस डिसीजन। यूजीसी एक्ट के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेने के लायक है ही नहीं, है ना। और दिल्ली तो अभी यूनियन टेरिटरी ही है, तो आधा स्टेट है ना, तो गवर्नमेंट तो आधा ही है उसका। अनलाइक सच एजुकेशन, अनलाइक स्कूल एजुकेशन विच इज ऑन द स्टेट लिस्ट, स्कूल एजुकेशन जो स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। जैसे आपको पता होगा हमारे यहाँ 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट पे सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार। लेकिन किसी केस में जब इमरजेंसी लागू हो, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो, या राज्यसभा जो है 2/3 मेजोरिटी से पास कर दे, तो उस केस में स्टेट लिस्ट पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, लेकिन नॉर्मली स्टेट बनाती है। और ये जो कंकरेंट लिस्ट है, यहाँ पे दोनों कोई कानून बनाते हैं, लेकिन जब दोनों कानून बनाएगा तो सेंटर वाला का ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा, है ना। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टेट लिस्ट जो है, जैसे स्कूल एजुकेशन जो स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, लेकिन हायर एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है। ठीक है, हायर एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है। यूजीसी एंड एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन डायरेक्टिव्स हैव बीन टू बी इम्प्लीमेंटेड, इट इज़ देयर इन द एक्ट। तो यूजीसी और एआईसीटी का जो एक्ट, मतलब जो भी डायरेक्शन होगा वो दोनों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, स्टेट और सेंटर को भी, और उसमें कोई परमिशन चेंजेस नहीं है। यूजीसी के एक ऑफिसर का कहना है द हिंदू के इंटरव्यू में,
ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट जो की है वो इलीगल है। यदि कोई यूनिवर्सिटी कैंसिल एग्ज़ाम कैंसिल करती है तो फिर दिक्कत हो जाएगा यूनिवर्सिटी को। यहाँ पे एक इमेज हमको अच्छा लगा कि एक सारा गाड़ी का चेकिंग चल रहा था, यहाँ पे एक और 4 व्हीलर आया हाथी के रूप में, इसका भी चेक करने के लिए रुकवाया जा रहा है ना। लिखा जा रहा है, कैप्शन है रूल्स फॉर ऑल, है ना, कानून सबके लिए इक्वल है। अब महावत एंड इज एलिफेंट वेट एज पुलिस मैन चेक कंप्यूटर ड्यूरिंग द लॉकडाउन गुवाहाटी का सीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रीओपन मोनूमेंट सी टू लो फुटफॉल। तो क्या कह रहा है कि फुटफॉल यानी कि कम आदमी वहाँ पे गए हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि मंडे से खोला गया था कुछ क्या एएसआई के अंदर जितने भी मोनूमेंट आते हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत जितने भी मोनूमेंट आते हैं सबको यहाँ पे खोला गया था 6 जुलाई से, यानी कि मंडे से खोला गया था। लेकिन वहाँ पे आदमी नहीं आ रहे हैं, डेली मुश्किल से 100 विजिटर आ रहे हैं, जबकि पहले लॉकडाउन के पहले 10,000 विजिटर आते थे। तो ऐसा यहाँ पे दिखाया गया, सबका यहाँ पे डाटा दिया है कि द रेड फोर्ट विच नॉर्मली गेट अराउंड 8,000 to 12,000 विजिटर ऑन हॉलीडे रिसीव 30 to 40, है ना। तो अभी जो जा रहे हैं आराम से घूम रहे होंगे, मस्ती होगा अभी घूमने वाले को। तो यहाँ पे 100 विजिटर ही आ रहे हैं। हम लोग एएसआई के बारे में जान लेते हैं। एएसआई का स्थापना हुआ था 1861 में, 1861 में इसका स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसको स्थापित किया था। अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। ठीक है, तो याद रखिए एएसआई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। 1861 में इसका स्थापना हुआ था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पद्मनाभा स्वामी टेम्पल केस रूलिंग टुमारो। तो अभी जो है पद्मनाभा स्वामी टेम्पल का एक रूलिंग आने वाला है, यानी एक जजमेंट आने वाला। जजमेंट है कि एक्चुअली तो इसमें जैसे इस टेम्पल के अकॉर्डिंग कहा गया कि जो उस समय ट्रेवनकोर के जो राजा थे, ट्रेवनकोर का रॉयल फैमिली, पहले ये केरला में एक्चुअली पड़ता है टेम्पल। तो ट्रेवनकोर के पहले जो राजा थे उनका जो रॉयल फैमिली है इस मंदिर का ट्रस्टी रहेगा, मतलब इस मंदिर का एक तरह से इनडायरेक्टली मालिक के तौर पर रहेगा। ठीक है, तो उसी के ऊपर पीआईएल दायर किया गया, केस किया गया कि कोई आदमी जैसे पहले ठीक है और राजा था, रॉयल फैमिली था, लेकिन अब तो डेमोक्रेसी आ गया है ना, तो रॉयल फैमिली का अब इस पर क्या अधिकार है। ठीक है, तो इसको सरकार को अधिकार दिया जाए या फिर इसके लिए एक स्पेशल बोर्ड बनाया जाए। जैसे सबरीमाला के लिए ट्रेवनकोर देवस्थम बोर्ड है, फिर वहाँ जैसे तिरुपति बालाजी के लिए अलग एक बोर्ड है जो उस मंदिर को मैनेज करती है, तो उसी तरीके से एक बोर्ड बनाया जाए या फिर उसको रहने दिया जाए, उसी पे है ना। तो सुप्रीम कोर्ट इज शेड्यूल टू प्रोनाउंस इट जजमेंट ऑन मंडे को आने वाला है फॉर पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। फैमिली शुड रोल डोमिनेंट रोल इन मैनेजिंग इन कंसिडरेबल एसेट। तो उसके एसेट को मैनेज करने में कौन रोल प्ले करेगा, स्टेट गवर्नमेंट या फिर रॉयल ट्रेवनकोर फैमिली, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट मतलब कि करेगा या फिर जो रॉयल गवर्नमेंट फैमिली थी, ट्रेवनकोर फैमिली थी, वो करेगी। आप किसके फेवर में है, रूलिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में जाना चाहिए या फिर रॉयल ट्रेवनकोर फैमिली के फेवर में जाना चाहिए, कमेंट सेक्शन बताएं यदि आपको अपना राय देना हो तो। ऐसे नेक्स्ट देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है। ठीक है, इसमें मेनली 2 जज है जजमेंट में, यू ललित और इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा के बारे में याद रखिए कि ये पहली महिला जज है सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्ट वकील थे, पहले डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिए गए, है ना। पहले एडवोकेट थे और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बना। नॉर्मली होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जज बनाने के पहले हाई कोर्ट का जज होता है आदमी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे या फिर सीजेआई को ऐसा लगे, मतलब बेसिकली कॉलेजियम को ऐसा लगे, ठीक है, तो नॉर्मली कोई वकील जो 10 साल का है जिसके पास एक्सपीरियंस हो उसको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिया जाता है। ऐसा हाई कोर्ट में अधिकांशतः देखा जाता है कि वकील को डायरेक्ट हाई कोर्ट का जज बना दिया गया एक्सपीरियंस होने पे। ठीक है, यदि वो कॉलेजियम उसको नाम जो है राष्ट्रपति को भेज देता है तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नॉर्मली पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, खास करके लेडीज़ का पहली बार हो, तो इंदु मल्होत्रा के बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ते तो वहीं यहाँ पे दिखाया गया है कि किसके फेवर में जजमेंट आएगा, स्टेट इसको मैनेज कौन करेगा इस मंदिर को, स्टेट गवर्नमेंट या फिर रॉयल ट्रेवनकोर फैमिली। ठीक है, और यहाँ पे यदि पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक टर्म आता है एमईएस क्यूरी, है ना। 2 इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स फ्रॉम द फॉर्मर्स एमईएस क्यूरी एंड सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम हु बोर्ड आउट ऑफ केस लेटर। तो यहाँ पे जैसे एमईएस क्यूरी किसको बोलते हैं, एमईएस क्यूरी कहने का मतलब होता है कि जो कोर्ट को हेल्प करना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि कोर्ट के पास कोई केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास, और आप चाहते हैं कि हम कोर्ट को कुछ हेल्प करें इस केस को सॉल्व करने में, तो आप एमईएस क्यूरी के लिए पिटीशन दायर कर सकते हैं। कोर्ट को बोल सकते हैं कि हम आपका मदद करना चाहते हैं, इस केस के बारे में हमको कुछ जानकारी है, हम आपका मदद करना चाहते हैं। तो यदि वो कोर्ट चाहेगी तो आपका पिटीशन एक्सेप्ट करेगी, यानी कि एमईएस क्यूरी आपको बना लेगी। तो यहाँ पे एमईएस क्यूरी 2 इसमें बनाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंटेड लार्ज नंबर ऑफ फाइनेंशियल डिस्पेंसिव मेजर सिस्टम डिफरेंस ऑन रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल अकाउंट। तो यहाँ पे जैसे एमईएस क्यूरी जो थे उनके द्वारा रिपोर्ट दिया गया कि इस टेम्पल में मतलब कि बहुत ज़्यादा फाइनेंस है और उसका मिसमैनेजमेंट हो रहा है ना। प्रीसियस मेटल गायब हो रहे हैं, यहाँ पे चोरी भी हुआ था 2017 में। आई थिंक 200 करोड़ के आसपास का सोना यहाँ पे चोरी हो चुका था, 200 करोड़ का चोरी हो चुका था अभी वहाँ, 2017 का न्यूज़ है। तो यही यहाँ पे दिखाया जा रहा है
द जजमेंट इन अ पिटीशन चैलेंजिंग इन 2011 डिसीजन ऑफ केरला हाईकोर्ट एसेंशियली हेल्ड दैट अपॉन डेथ ऑफ द लास्ट रूल ऑफ द अर्स्टवाइल ट्रेवनकोर फैमिली जुलाई 2019 द petitioners हिज हाइनेस श्री मार्तंड वर्मा डिडंट स्टेप इनटू सूज द रूलर एंड कैन नॉट क्लेम मैनेज। तो क्या कह रहा है कि जैसे चैलेंजिंग आया कहाँ से, तो जो इसके जो लास्ट रूलर थे, ट्रेवनकोर के जो राजा थे उसके लास्ट रूलर जो थे यहाँ पे देख सकते हैं, तो वो राजा का डेथ हो गया 20 जुलाई 1991 को। ठीक है, 20 जुलाई 1991 को डेथ हो गया, तो उनका बेटा जो है राजा की तरह ट्रीट, मतलब कि इस मंदिर का मैनेजमेंट बन गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो चैलेंजर थे उनके द्वारा कहा गया कि राजा का जो जूता था, है ना, डिडंट स्टेप इन द शूज ऑफ द रूलर, तो राजा का जो शू था उसमें इन्होंने स्टेप नहीं लिया, मतलब कि ये तो राजा के गद्दी पे बैठा नहीं ना, एंड कैन नॉट क्लेम मैनेजमेंट राइट, है ना, तो टेम्पल का मैनेजमेंट राइट क्लेम नहीं कर सकता अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रेवनकोर कोचिन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट 1950। 1950 का एक एक्ट है जिसमें कहा गया था कि जैसे पहले जितने मंदिर थे उसके ट्रस्टी जो होते राजा होते थे। ठीक है, तो उसमें ये कहा गया था कि जो अभी रूलर है, जो अभी जिंदा है, इनके डेथ तक जो है ये चलेगा, यही सिस्टम चलेगा, मतलब इसका ट्रस्टी राजा ही होंगे। तो वही यहाँ पे कहा गया कि जैसे प्रोविजन जो ट्रेवनकोर कोचिंग हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट का है 1950 का, उसमें जो कहा गया था कि जो राजा होंगे तो डेथ हो गई, उनको 91 में ही डेथ हो गया, 20 जुलाई 1991 को ही, तो उनका जो बेटा है वो तो राजा बना नहीं, तो कैसे अब इस मंदिर का ट्रस्टी बनेगा, मेन चैलेंज यहाँ से है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है टेम्पल का एसेट को मैनेज कौन करेगा, इसके लिए चैलेंज दिया गया है। तो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में जान लेते हैं। ये जैसा कि आपको न्यूज़ से पता चल गया हो कि तिरुवनंतपुरम में, केरला में लोकेटेड है, तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड। ठीक है, महाविष्णु का टेम्पल है, जिसके जो चीफ डीटी है, चीफ देवता जो है उनका नाम महाविष्णु है, और केरला के तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड। तिरुवनंतपुरम का नाम जो, तिरुवनंतपुरम मलयालम का नाम है, इसका यदि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तिरुवनंतपुरम का, तो उसका होगा सिटी ऑफ लॉर्ड अनंत। ठीक है, तिरुवनंतपुरम है ना, तिरुवनंत, तो तिरु, इसको यदि संधि विच्छेद किया जाए तो हो जाएगा तिरु अनंत, यानी कि अनंत देवता। ठीक है, पुरम यानी कि उनका घर या सिटी जैसे बोल सकते हैं, लास्ट में पुरम लगा दें, संस्कृत का वर्ड हो गया तिरुवनंतपुरम। हालांकि मलयालम वर्ड है, मलयालम और संस्कृत काफ़ी आपस में मिलता जुलता है। तो तिरुवनंतपुरम का मतलब होता है सिटी ऑफ लॉर्ड अनंत। ठीक है, भगवान अनंत का सिटी। और ये जो मंदिर है द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ, द्रविडियन प्लस चेरा स्टाइल, यहाँ पे जैसे बोल सकते हैं द्रविडियन प्लस चेरा स्टाइल। ठीक है, जो चेर राजा थे उनका एक अपना नया ट्रेडिशन था मंदिर बनाने का, नया स्टाइल था, जो द्रविड़ स्टाइल में थोड़ा सा मिक्सअप होता था, तो द्रविड़ प्लस चेर दोनों स्टाइल में बनाया गया है मंदिर, और महाविष्णु को डेडिकेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो ईडीसी किन्फो ऑन केसेज अगेंस्ट दुबे, तो दुबे के अगेंस्ट जो फाइनेंशियल केसेस था ईडी, हालांकि अब तो इनके दुबे का जो मौत हो गई इनकाउंटर में। ठीक है, तो ईडी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ईडी बनाया गया था 1956 में, जैसा कि हम कई बार ईडी के बारे में डिस्कस किए हैं। तो ईडी का स्थापना हुआ था 1 मई 1956 को, लेकिन उस समय इसका नाम था ईयू इन्फोर्समेंट यूनिट नाम था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लेकिन 1957 में ही इसका नाम बदल करके ईडी कर दिया गया। ठीक है, ईडी कर दिया गया इसका नाम, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, और अब जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, यानी मिनिस्ट्री से में बस डिपार्टमेंट चेंज हो गया है। ये मेनली 2 लॉ में डील करता है, एक होता है फेमा एक्ट 1999, फेमा एक्ट 1999, और एक है पीएमएलए एक्ट 2002, पीएमएलए एक्ट 2002, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, और फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये दोनों लॉ को जो है डील करता है। इसका मेन काम क्या है, तो इकोनॉमिक क्राइम को देखना, कंट्री में कोई इकोनॉमिक क्राइम हो रहा है तो उसको देखने के लिए इसको बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 NSCN-IM मेंबर्स किल्ड इन अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हैं 6 NSCN-IM मेंबर्स किल्ड इन अरुणाचल प्रदेश। NSCN-IM है क्या एक्चुअली, उसके बारे में जानते हैं। NSCN-IM है ना, NSCN एक्चुअली है क्या, तो NSCN का फुल फॉर्म देखा जाए तो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। तो पहले एक पार्टी था। ठीक है, और इसका मेन टारगेट क्या था, इसका मेन टारगेट था, मतलब कि इस पार्टी का मकसद क्या था, तो इंडिया से जो नागालैंड का जो इलाका है, नागालैंड जो इंडिया में है, और नागा लोग जहाँ जहाँ रहते हैं, जैसे नागालैंड कुछ असम में रहते हैं, कुछ अरुणाचल में रहते हैं, कुछ मणिपुर में रहते हैं, कुछ म्यांमार में रहते हैं, यहाँ पे नागालैंड है। तो इतना दूर को बना करके बोला जाता था ग्रेटर नागालिम, है ना, ग्रेटर नागालिम, लैंड नहीं नागालिम, इसके द्वारा कहा जाता है ग्रेटर नागालिम, और उसको अलग कंट्री के रूप में डिमांड करते थे ये लोग, है ना, कि नागालैंड जो इंडिया में भी है, जहाँ पे नागालैंड में मेनली नागा पीपल रहते हैं, और नागा पीपल जहाँ जहाँ रह रहे हैं, जैसे असम में कहीं कहीं किसी किसी एरिया में रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश के जो बाउंड्री एरिया वहाँ पे रहते हैं, इधर मणिपुर वाला जो है, इधर म्यांमार में एक बड़े से इलाके में रहते हैं। तो इतने इंडिया और म्यांमार से काट करके अलग कंट्री बनाने की बात किया जाए, जिसका नाम रखा था ग्रेटर नागालिम, है ना, नागालिम रखा जाता, तो वो था NSCN। लेकिन धीरे धीरे ये जो है 1970 के आसपास काफ़ी ज़्यादा चरम पे था ये लोग। ठीक है, इस तरह का वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डराया धमकाया जाता लोगों को,
जैसे नक्सली लोग करते हैं ना, बम विस्फोट वगैरह इस टाइप का किया जाता था। लेकिन इसमें कई फैक्शन टूट गए। फैक्शन टूटने का रीज़न क्या है, मतलब कि कई पार्ट में टूट गया, उसका रीज़न क्या है, जैसे इसका एक जो हेड नेता था, इंडियन गवर्नमेंट के साथ समझौता किया, उसको कुछ मतलब उसको समझाया बुझाया गया, साथ में नागालैंड को थोड़ा सा ऑटोनॉमी दिया गया। जैसे नागालैंड पहले स्टेट नहीं था तो उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया या स्टेट बना दिया गया इस तरीके से। तो उसका जो मेन सेक्शन था, जो हेड था, वो मिल गया। लेकिन हेड के मिल जाने से NSCN पूरा मिल गया। लेकिन NSCN के अंदर कई ऐसे नेता थे जो हेड के सपोर्टर नहीं थे, जो उनका चीफ था उसके सपोर्टर नहीं थे, तो अलग पार्टी बना लिए। अब उसका नाम रखा गया NSCN समथिंग ब्रैकेट में रख करके, ऐसे NSCN K एक है, NSCN IM एक हो गया। तो अब जो मेजर सेक्शन बच रहा है जो गवर्नमेंट के साथ समझौता करने वाला है, वो है NSCN IM। ठीक है, ये दो आदमी का नाम मिलकर बना, एक है इसाक, आई से इसाक नाम है आदमी का, हालांकि उसका पूरा नाम बहुत बड़ा है, जो 2-3 लेटर का है, मतलब 2-3 वर्ड उसमें है। तो एक इसाक समथिंग ऐसे करके नाम है, एक जो आदमी उसका नाम है मुआइबा, MUIVAH। ठीक है, इसलिए इस पार्टी को कहते हैं इजाक मुआइबा या इसाक मुआइबा, NSCN इसाक मुआइबा। तो इसका जो इसाक मुआइबा वाला जो फैक्शन है, यानी कि इसाक मुआइबा वाला जो सेक्शन है, जो ज़्यादा अभी डिमांड कर रहा है ना, गवर्नमेंट के साथ ही समझौता करने को रेडी नहीं है। फिर कभी बात होता है लेकिन इधर से कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाता है। बाकी NSCN का जितना भी फ्रैक्शन था, ठीक है, NSCN जितना पार्ट टोटल सब जो गवर्नमेंट के साथ है तो समझौता कर लिया है, या फिर वो डेड स्थिति में, मतलब कि उसके जो भी मेंबर थे वो अब लड़ाई झगड़ा करते नहीं, मतलब उतने एक्टिव नहीं हैं। तो ये था इसके बारे में, याद रखिएगा। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से RN रवि जो हैं, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से RN रवि इससे बात करते हैं, और इधर से जो भी कोई लीडर आ जाए, खास करके इसाक मुआइबा ही आएगा, है ना। तो RN रवि जो हैं, RN रवि अभी नागालैंड के गवर्नर भी हैं, बिहार से आते हैं। ठीक है, पहले ये IPS थे, अभी ये नागालैंड के गवर्नर हैं। और नागालैंड के गवर्नर रहने के पहले भी जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बात करते थे, जो भी नागालैंड का जो फ्रैक्शन था, ये सब सेपरेटिस्ट ग्रुप था उन लोगों से। तो याद रखिएगा, यदि किसी एग्जाम में पूछा जाए कि नागालैंड में जो भी सेपरेटिस्ट ग्रुप है उससे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बात करने के लिए कौन ऑफिशियल है, तो RN रवि। ठीक है, और अभी ये नागालैंड के गवर्नर भी हैं। और यहाँ पे अभी डेथ कहाँ हुआ, अरुणाचल प्रदेश में हुआ। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में मुठभेड़ हुआ, क्योंकि NSCN IN अधिकांशतः जो है नागालैंड में ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि एक्टिव है। आगे यदि बढ़े तो यहाँ पे लिखा है यूनेस्को रिग्रेट टर्किश मूवमेंट हाया सोफाया। ठीक है, इसको हाया सोफाया पढ़ते हैं, बहुत जगह हम लोग देख रहे हैं न्यूज़ में इसको हेगिया सोफिया या हेजिया सोफिया कई तरह से लिखा जा रहा है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल प्रोनाउंस है, जो मतलब कि सही प्रोनाउंसिएशन वो है हाया सोफाया। ठीक है, तो यूनेस्को जो है, जैसे यूनेस्को का एक रूल है कि जी किसी बिल्डिंग को जिस समय दिया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है, तो उस समय जो उसका स्टेटस रहता है वो आगे भी रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई उस समय मंदिर है, जैसे इंडिया में बहुत सारे मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, तो इन फ्यूचर मंदिर ही रहेगा, तब तक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा रहेगा। तो हाया सोफाया को जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, तो उस समय जो है म्यूजियम था। लेकिन अभी जो टर्की की गवर्नमेंट जो है इसको मॉस्क बनाने पे तुली हुई है। क्यों तुली हुई है, इसके बारे में कल हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए थे, नहीं देखा तो कल का आप न्यूज़ डिस्कशन देख लें। तो हाया सोफाया को पहले म्यूजियम था जो अब मॉस्क बनने वाला है, तो उस पर यूनेस्को जो है यहाँ पे आपत्ति दर्ज किया है कि यदि आप मॉस्क बनाते हैं तो फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा है वो छीन लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको जैसा लगता है कि टर्की की गवर्नमेंट इस बात को नहीं सुनने वाली है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा छीन भी जाए फिर भी वो इसको जो है हाया सोफाया को अपना मॉस्क बना करके रखेगी। देता है इसके बारे में हम लोग यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में इसको बनाया गया था 4 नवंबर 1945 को। 4 नवंबर 1945 को इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और हाया सोफाया के बारे में कल हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़े थे, इसलिए आज हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग फॉरेस्ट फायर एंड देयर इफेक्ट ऑन द कार्बन इमिशन। तो जैसे क्या कह रहा है कि फॉरेस्ट फायर को समझना कि कैसे वो होते हैं और उनका इफेक्ट क्या पड़ता है कार्बन इमिशन पे। तो जैसे ग्रोइंग अप इन द उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर कॉमन साइट एवरी ईयर। जैसे उत्तराखंड में देखा जाए तो फॉरेस्ट फायर वहाँ पे हर साल लगभग हल्का स्थिति पे हो जाता है। आदमी को समझना होगा फॉरेस्ट फायर एक नेचुरल फिनोमेना है, मतलब फॉरेस्ट फायर होना भी ज़रूरी है। ठीक है, इससे घाटा नहीं फ़ायदा भी होता है, और एक आप कितना भी रोक ले फॉरेस्ट फायर होगा, क्योंकि नेचुरल है। जैसे वर्षा होता है, गर्मी आती है, बाढ़ आता है, ठीक है, वर्षा कभी ज़्यादा होता है, ठंडा आता है ना, उसी तरीके से फॉरेस्ट फायर भी होता है, एक नेचुरल फेनोमेना है। आप इसको कितना भी रोक ले, मतलब कि नेचर का ओरिजिनल फेनोमेना है। मतलब यहाँ पे नेचुरल डिस्टेंस फॉरेस्ट फायर ज़्यादा हो रहा था, समझिए कि आदमी इसमें कुछ मतलब कि आदमी का इंटरफेरेंस यहाँ पे बढ़ गया इसलिए ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एक छोटे स्तर पर फॉरेस्ट फायर होना भी ज़रूरी है।
तो ग्रोइंग अप इन उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर वर अ कॉमन साइट एवरी ईयर। आई हैव वोकन अप विद द स्मोक हॉवरिंग अराउंड से संदीप भट्ट फ्रॉम IIT कानपुर रुड़की। तो IIT रुड़की जो है उत्तराखंड में आता है। तो कहा जा रहा है कि वहाँ पे फॉरेस्ट फायर कॉमन है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि इन इंडिया कितना फॉरेस्ट फायर, तो 5,20,861 एक्टिव फॉरेस्ट फायर इवेंट डिटेक्टेड इन 2003 से 17। तो 14 साल के बीच में जो है 5,20,000, मतलब कि देख सकते हैं कि एक साल में कितना एक्टिव फॉरेस्ट फायर हो सकता है। इतना डिटेक्ट हुआ है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। कई फॉरेस्ट फायर डिटेक्ट ही नहीं होते, जंगल में आग लगा हुआ है अपने अपने बुझ ही गया, क्योंकि नेचुरल फेनोमेना जैसा कि आपको हम पहले बताएं, ठीक है। तो क्या करें कि इंडिया में जितने फॉरेस्ट है उसके लगभग 54% जो है आग के प्रति एक्सपोज है, मतलब वहाँ पे फायर अधिकांशतः आते रहता है। रीजन चाहे जो भी हो, नेचुरल हो या फिर आदमी का कोई रीजन हो। कॉमन इंडेक्स की बात किया जाए तो नॉर्मलाइज्ड बर्न रेशियो इज एन इफेक्टिव बर्न इंडेक्स कॉमनली टू आइडेंटिफाई बर्न रीजन इन द लार्ज एरिया जोन्स। इन नॉर्मल कंडीशंस हेल्दी वेजिटेशन एग्जिबिट अ वेरी हाई रिफ्लेक्टेंस इन द नियर इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रल रीजन कंसिडर लो रिफ्लेक्टेंस इन द शॉर्ट वेव इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रल रीजन। तो एक्चुअली यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि जैसे फॉरेस्ट फायर का रीजन क्या है, तो एक तो सन का रे ज़्यादा आ जाना वहाँ पे, है ना, ज़्यादा हीट हो जाने का कारण पत्ता सूखा हुआ तो उसमें आग लग जाता है। लेकिन जैसे ही फॉरेस्ट फायर होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं ऊपर उठता है, ठीक है। इस कारण से बादल यहाँ पे आते हैं और बारिश होता है। यदि नेचुरल स्थिति से फॉरेस्ट फायर लगा है तो फिर पानी अपने आग बुझती है, ठीक है। आप जैसे ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट फायर के बारे में भी देखे होंगे वहाँ पे, तो फिर जब फॉरेस्ट फायर काफ़ी अपने पीक पे पहुँच चुका था तो वहाँ पे बादल आए और बारिश हुआ, ठीक है। तो जब भी आप देखिए नेचुरल कारण से जब फॉरेस्ट फायर होता है तो फिर वहाँ पे नेचर का ऐसा मैकेनिक है कि वहाँ पे बादल आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और बारिश होता है। एक्चुअली होता क्या कि जब लार्ज क्वांटिटी में धुआं नीचे से ऊपर जाता है तो धुआं में क्या होता है, बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं और धुआं क्या करता है कि ऊपर जो वाटर वेपर जो तैर रहा है सबको कंबाइन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से धुआं ऊपर जाकर बादल बन जाता है, ठीक है। और धुआं बादल बनता है तो जब उसमें वाटर ड्रॉपलेट ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो बरस जाता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि सेल्फ रेनिंग का प्रॉपर्टी होता है धुआं में। तो जब नेचुरल स्थिति से फॉरेस्ट फायर लगता है तो इस तरीके का अपने आप बारिश हो जाता है। और कई रिसर्चर इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉरेस्ट फायर का फायदा क्या है। तो जैसे यहाँ पे जो भी एक्जॉटिक स्पेसीज होते हैं, एक्जॉटिक स्पेसीज मतलब जो बाहर से आ गए हैं, दूसरे कंट्री से आ गए हैं, या फिर वहाँ के नेचुरल नहीं है, वहाँ जो प्लांट है वो नेचुरल नहीं है, तो वो जल जाते हैं। और जो नेचुरल प्लांट है, फॉरेस्ट जब साफ़ हो जाता है, मतलब जंगल जब जल जाता है, तो नेचुरल प्लांट खुद ब खुद उग जाते हैं। तो नेचुरल प्लांट जो वहाँ के हैं, वहाँ के जो नेटिव स्पेसीज है उनको ग्रो करने का मदद मिलता है। फॉरेस्ट फायर जब होता है तो वहाँ पे जो नेटिव स्पेसीज है उनको फ़ायदा पहुँचता है। और इसका रीज़न क्या है कि जो बाहर से एलियन स्पेसीज है, जो एक्जोटिक स्पेसीज है, जो उस फॉरेस्ट में ला के रोप दिए गए हैं या फिर किसी जानवर के द्वारा आ गए हैं या फिर किसी तरीके से जो माइग्रेट करके आ गए हैं, तो वो लोग जो है यहाँ पे साफ़ हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो वो लोग तो यहाँ के नेटिव थे नहीं, तो दोबारा उगेंगे नहीं अभी जब तक कोई उनको इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। यहाँ पे देखा जाए तो इसमें ऐड क्या क्या होता है, तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा ऐड होता है। द करेंट पेपर नोटेड वेरी हाई कार्बन एमिशन इन द ईस्टर्न हिमालयन स्टेट, वेस्टर्न डेजर्ट रीजन, लोअर हिमालयन रीजन। तो क्या कार्बन एमिशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये था इस डिस्कशन से, मतलब कि इस रिपोर्ट से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक है असम किलबेक, एक सांप का नाम यहाँ पे देख सकते हैं कि असम किलबेक स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 129 ईयर। पिछले 129 साल में असम किलबेक नाम का एक सांप देखा गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं सांप को। द फीमेल स्नेक वॉज स्पॉटेड इन मडी स्ट्रीम इन द पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये असम के आसपास देखा गया, इसलिए इसका नाम असम किलबेक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किसके द्वारा देखा गया, साइटेड बाई टीम फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून। तो वाइल्ड लाइफ, इसे एक पहला न्यूज़ क्या पता चलता है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है, देहरादून में है। और 1869 के बाद, जैसा कि आप देख सकते हैं 129 साल में मिला, तो 1869 के बाद ये पहली बार हम लोग को देखने के लिए मिला है। द स्नेक वॉज स्पॉटेड इन 2018 बाई जूलॉजिस्ट अभिजीत दास वेन अलॉन्ग विद हिज टीम वॉज डिटेक्टेड इन द अबोर एक्सपीडिशन। अब आगे यहाँ पे पढ़ते हैं कि इसके अलावे ये जो पोवा फॉरेस्ट रिजर्व कहाँ पे, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट एक्चुअली है कहाँ पे, तो ये बॉर्डर पे है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, ठीक है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में बॉर्डर पे है। और ये अब 2020 में नहीं देखा गया, 2018 का ही रिपोर्ट है, ठीक है। 2018 में देखा गया था, जो रिपोर्ट अब आया है। तो इस जो टीम थी देहरादून की, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून की, इसके द्वारा और क्या क्या देखा गया है, तो 400 प्लांट लगभग, 270 बटरफ्लाई नए, 25 एम्फीबियन, 44 रिप्टाइल, 239 बर्ड एंड एटलीस्ट 20 मैमल्स, है ना। इतने सारे देखे गए हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रिजर्व स्पेसमैन है, तो यह क्या कह रहा है कि प्रिजर्व स्पेसीज है। तो इसका नाम था हेबियस पिली। दिस स्नेक वाज नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश एडवर्ड पील, अ ब्रिटिश टी प्लांटर हु फर्स्ट कलेक्टेड 2 स्पेसिमेन ऑफ दिस स्नेक फ्रॉम द अपर असम, है ना। तो एक ब्रिटिश के नाम पे रखा गया था इसका। आसाम
129 ईयर्स को आज के लगभग 129 साल पहले। ऑफ द टू कलेक्टेड स्पेसिमेंस वन वाज प्रिजर्व इन द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता। तो 2 स्पेसीज वहाँ पे मिला था हिसाब का, जिसमें एक जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में रख दिया गया एंड द अदर वाज केप्ट इन द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इन द लंदन। दूसरा सांप को कहाँ रख दिया गया? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में। तो यहाँ से कई जानवर जो भी मिला अंग्रेजों लूट के ले गया, पैसा, जानवर, पुराना मूर्ति जो निकला सब लेके चला गया, तलवार भी। Since the former specimen has integrated, the team had to compare the present specimen they found in with one in the Natural History Museum London। ठीक है, और भी इसके द्वारा कई चीज़ मिला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक न्यूज़ है कि कहाँ गया, इंडिया टाइगर सेंसस ऑफ 2018 सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो जैसा कि आपको पता होगा 2018 में इंडिया में जो टाइगर सेंसस हुआ था उसमें 2967 टाइगर आए थे। ठीक है, तो पूरी दुनिया के लगभग 80% टाइगर इंडिया में ही रहते हैं। सॉरी 75%, 5% ज़्यादा बोल दिए थे हम। पूरे दुनिया के लगभग 75% टाइगर यहीं पर रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक्चुअली हुआ क्या है? तो टाइगर के नंबर का नहीं हुआ है। इस टाइगर को सेंसस टाइगर सेंसस करने में हम लोग जितना कैमरा यूज़ किए थे उसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि कैमरा ट्रेवर प्लेस्ड इन 26,838 लोकेशन इन 141 साइट। ये अपने आप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतना ज़्यादा कैमरा कभी भी किसी भी वाइल्ड लाइफ को गिनने में नहीं लगाया गया। इंडिया टाइगर सेंसस 2018 हैड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द बीइंग लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्विस, है ना। तो सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप्स वाइल्ड लाइफ सर्वे के लिए इसको मिला है। द फोर्थ साइकिल ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 काउंटेड 2967 2967 टाइगर रिजर्व मतलब यहाँ पे काउंट किया गया था, है ना। तो इसके बारे में पढ़े थे। टाइगर सेंसस स्टार्ट कब से हुआ है? तो टाइगर सेंसस स्टार्ट हुआ 2006 से। टाइगर सेंसस स्टार्ट हुआ है 2006 से। तो 4 साल पे टाइगर सेंसस होता है। तो 6 में हुआ, 10 में, 14 में, 18 में, है ना। तो देख सकते हैं कि 6, 10, 14, 18 चौथा टाइगर सेंसस था। और टाइगर डे मनाया कब जाता है? तो 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। 2014 में जब काउंट हुआ तो इंडिया में 2226 टाइगर थे, 2226 इतने टाइगर थे। लेकिन 2018 में जब काउंट हुआ तो उसका टाइगर हो गया 296। तो 2967 टाइगर अभी इंडिया में है, वैसे पाए जाते हैं 18 के सेंसस के अनुसार। 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। दुनिया में 13 ऐसे कंट्री जहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं, तो ऐसे कंट्री को टाइगर रेंज कंट्री बोलते हैं। मतलब दुनिया में मात्र 13 ही कंट्री जहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं, जहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं उसको टाइगर रेंज कंट्री कहते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था 1973 में। इसके तहत अभी 50 टाइगर रिजर्व है इंडिया में, भी कुल मिला के 50 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, 50 टाइगर रिजर्व है इंडिया में कुल मिला करके। ये टाइगर सेंसस करवाया किसके द्वारा जाता है? करवाया जाता है NTCA के द्वारा। NTCA किया है तो नेशनल एक संस्था है, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। इसको बनाया गया था दिसंबर 2005 में। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, याद रखिएगा NTCA का स्टैट्यूटरी बॉडी है, दिसंबर 2005 में बनाया गया था। और इसके हेड कौन होते हैं? चेयरपर्सन। तो जो हमारे मंत्री होते हैं इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके जो मिनिस्टर होते हैं, जैसे भी प्रकाश जावड़ेकर हैं, तो इसके चेयरपर्सन होते हैं। तो NTCA के चेयरपर्सन कौन होते हैं? मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वेबसाइट सेट द फोर्थ iteration of the survey conducted in 2018-19 was most comprehension to date in terms of both resource and data damaged। ठीक है, जो डाटा निकाला गया और रिसोर्स यूज किया गया दोनों में ये जो है एक तरह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। इतना लोकेशन पे कैमरा लगाया गया था 141 डिफरेंट साइट, सर्वेड एंड इफेक्टिव एरिया ऑफ इतना स्क्वायर किलोमीटर, 1,21,000 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग, है ना। टोटल एक फ़ोटो यहाँ पे जो खींचा गया था सर्वे करने के लिए करीब 3 करोड़ फोटो था, आप देख सकते हैं 3,48,58,623 इतना फ़ोटो खींचा गया था कैमरा के द्वारा टाइगर को मतलब यहाँ पे सर्वे करने के लिए। इतना ऑफ विच वेयर दैट ऑफ टाइगर एंड इतना ऑफ लियोपार्ड, ठीक है, जिसमें 76,000 जो है टाइगर का निकला और बाद में 51,000 लियोपार्ड का निकला। द रिमाइंडर वे अदर नेटिव फोन, और बाकी जो दूसरे जानवर का फोटो निकला। फ्रॉम दिस फोटोग्राफ 2467 इंडिविजुअल टाइगर एक्सक्लूडिंग कब्स वेर आइडेंटिफाइड यूजिंग अ स्ट्राइप पैटर्न रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। तो हर टाइगर के जो स्ट्राइप होता है ना अलग अलग होता है, जो धारी आप देख सकते हैं ये अलग अलग होता है। भले आदमी को देखने में एक जैसा लगे लेकिन फिंगरप्रिंट जैसे हम लोग को होता है ना, तो उसी तरीके से। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है, उसमें फ़ोटो अपलोड करने पे बताता है कि दोनों टाइगर सेम है कि नहीं। मतलब इस फोटो को दिखाएगा सॉफ्टवेयर पे अपलोड करने पे बताएगा कि कौन दो फोटो एक ही टाइगर का है और कौन दो फोटो अलग अलग टाइगर का है। ठीक है, तो उस पर किया गया। यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर द ट्वीटेड द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन नाउ इन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्विस, है ना। तो इस तरह से देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे आज का कोरोना देख लेते हैं कितना है। तो टोटल केस अब इंडिया में पॉजिटिव हो चुका है 8,20,915 और रिकवर लेकिन हुए 5,15,385। डेथ हो गया इन लोग इतने लोगों का 22,123 लोगों का। डबलिंग रेट जो है थोड़ा सा बढ़ा, जैसे पहले 20.80 देखते थे अब 20.9 मतलब 21 दिन अभी भी मान के चलते हैं कि 21 दिन में केस यहाँ पे डबल हो जा रहा है। महाराष्ट्र में केस जो 2,38,000, दिल्ली में 1,09,000 और तमिलनाडु में 1,30,000 हो चुका है।
यहाँ पे फर्टिलिटी रेट की बात किया जाए, यानी कि 100 लोग यदि पॉजिटिव पाया जाए तो कितने लोग का डेथ हो रहा है, तो 2.6 लोगों का 69 लोगों का, पहले 2.88 था। 7 दिन पहले पॉजिटिविटी रेट की बात किया जाए तो पहले 6.80 था, अब वो 7.26 है। और कल जो 27,114 केस यहाँ पे निकला है, लेकिन इतने लोग ठीक भी हुए, 19,870 लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का न्यू डिस्कशन समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।